हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में किसकी बात हो रही है। क्वेश्चंस को तोड़ करके पढ़ना सीखिए। शारीरिक विकास के संदर्भ में बात हो रही है यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की, ठीक है। उसके अनुसार में आंसर देना है। फिजिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल कर लेते हैं, फिर डैश ये हासिल करते हैं या इनके कौशल सीखते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या पहले आता है? पहले स्थूल गतिक कौशल आता है, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, फिर बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं बच्चे, या पहले उनमें फाइन मोटर स्किल्स आती हैं, फिर ग्रॉस मसल्स डेवलप होती हैं, पहले लैंग्वेज आती है, फिर एनालिटिकल रीजनिंग आती है। देखिए ये तो ऑप्शन पहले ही हट गया, लैंग्वेज वाला और एनालिटिकल रीजनिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे बात फिजिकल डेवलपमेंट की हो रही है, मेंटल की नहीं, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग और लैंग्वेज ये क्या है? ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ी चीजें हैं, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं आएंगी, ये पहले ही हट जाएंगे। दोनों ऑप्शन दो बचते हैं हमारे पास। तो क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे पहले क्या सीखते हैं? बच्चे पहले बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना सीखते हैं। पहले बच्चों के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, स्थूल गतिक कौशल पहले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा। बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल बच्चे सीखते हैं। देखिए अच्छा, हमने कहा कि स्थूल गतिक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे हाथ पैर चलाना, दौड़ना, कूदना, बैठना, खड़े होना, चलना, ये सब क्रियाएं ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे अब भाई पहले बच्चा रेंगना सीखता है, घुटने के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ये सब क्या है? ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स है। वहीं पर बाद में बच्चे के अंदर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल का जो कौशल है वह डेवलप होता है, ठीक है। अब फाइन मोटर स्किल्स में कौन कौन आ जाते हैं? फाइन मोटर स्किल्स में या फाइन मसल्स में जैसे छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे हाथों का, फिंगर्स का प्रयोग करना बच्चा सीखता है, सही से पेंसिल को पकड़ना सीखता है। शुरुआत में बच्चा पेंसिल को कैसे एक मुट्ठी में पकड़ता है ना, फिर धीरे धीरे समझता है कि मुझे दो फिंगर्स का यूज, अंगूठे का यूज करके पेंसिल को पकड़ना है, ठीक है, कैसे लिखना है, बटन लगाना है, चम्मच से खाना खाना, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल में ही आता है। तो पहले बच्चे के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होगी, बाद में फाइन मसल्स के स्किल को बच्चा सीखेगा। ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है वहाँ राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बात किसकी हो रही है? समकालीन सिद्धांत की बात हो रही है। समकालीन सिद्धांत का मतलब जो आज के सिद्धांत हैं, ठीक है, आज की थ्योरीज क्या कहती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। देखिएगा कहता है कि बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। नहीं, ये आज की थ्योरी नहीं है, ये पुरानी सोच है। ये क्या है? ये पुरानी सोच है, ये पारंपरिक है, जो परंपराओं से चला आ रहा है, जिसमें कहते हैं कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है, उस पर जो अंकित कर दोगे वो छप जाएगा। ये पहले लोग सोचते थे। आज क्या सोचते हैं? आज कहते हैं कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, लर्निंग बाय डूइंग सीखता है और अपना खुद एक्सप्लोर करके सीखता है। तो यहाँ पे बच्चा कोरी पट्टी है, ये आज का सिद्धांत नहीं, ये पुरानी थ्योरी है, इसको हटा दो। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बात तो ठीक लग रही है। आज का सिद्धांत तो यही कहता है, समकालीन सिद्धांत यही कहता है कि जो बच्चा है वह एक्टिव लर्नर है, ठीक है, बच्चा जिज्ञासु प्राणी है, उद्देश्यपूर्ण प्राणी है, जो स्वयं खुद सीखता है, अन्वेषण करता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है और अपने विकास में खुद, अपने डेवलपमेंट में खुद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड आपका राइट हो जाएगा। आज का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे एक्टिव लर्नर हैं, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, एक्सप्लोर करके सीखते हैं और अपने डेवलपमेंट में खुद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है कि बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं भाई, गलत है, इनेट प्लान नहीं होता, ठीक है। इनेट प्लान यानी कि ये मानता है कि विकास जन्म से ही तय है,
जो समकालीन दृष्टिकोण नहीं है। नहीं नहीं, विकास जन्म से थोड़ा ना तय है, विकास पर प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का, वातावरण का, खान पान का, रहन सहन का, समाज संस्कृति का, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित होती है, जिसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ये कह रहा है कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बीइंग्स, यानी कि अर्थात इसका मतलब क्या है, ये धारणा मानती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है पूरी तरीके से जेनेटिक्स द्वारा निर्धारित हो जाता है, पूरी तरीके से आनुवंशिक रूप से निर्धारित हो जाता है, और अपने डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है या जो प्रोसेस है उसको कभी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता, यानी कि बदलने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये कहते हैं कि जो बच्चे का व्यवहार है, उसकी सोच, उसकी लर्निंग, बोलना, समझना, सब कुछ जन्म से तय हो जाता है। वो जो बनना है वही बनेगा, उसमें हम कुछ बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ये गलत है। यहाँ प्रभाव पड़ता है कि बच्चा भाई जो विकास है वो तो एक गतिशील प्रक्रिया है। डेवलपमेंट क्या है सर? डेवलपमेंट एक गतिशील प्रक्रिया है ना। बच्चा अपने पर्यावरण से, अपने अनुभव से, समाज के साथ संबंध बना करके यहाँ से बहुत कुछ बच्चा सीखता है ना। और बच्चे की सोच, उसकी लैंग्वेज, उसका वो जिस प्रकार की समाज में रह रहा है ना, उसके अंदर मोरलिटी जो है, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। सिर्फ आनुवंशिकता का प्रभाव थोड़ा ना, सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शंस भी हमने आपको समझा दिए। अगला प्रश्न लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही है? विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होता है? नहीं नहीं, विकास पर अभी जस्ट हमने आपको पहले बताया कि विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विकास केवल आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर रहता है? नहीं नहीं, विकास पर आनुवंशिकता, वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ेगा, ये भी काट दो। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है? कम समय में होने के लिए अस्थायी परिवर्तन, ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, बस ये बेस्ट ऑप्शन है आपका। विकास जो है वो समग्र रूप से, समग्र का मतलब हॉलिस्टिक, यानी कि विकास केवल शरीर या बुद्धि तक सीमित नहीं होता, ये तो बहुआयामी है। जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। तो विकास के कई आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक विकास, हर तरीके से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये व्यवस्थित होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है ना, कि भाई पहले बच्चा घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, है ना। इस तरीके से एक व्यवस्थित तरीका है इसका, सिस्टमैटिक ढंग से विकास होता है। बच्चा पहले पा, बा, मा, दा बोलेगा, फिर उसके बाद 2 अक्षरों वाले शब्द बोलेगा, फिर धीरे धीरे बड़े शब्द बोलना शुरू होगा, फिर वाक्य तक पहुंचेगा। तो एक सिस्टम है सर, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ का बच्चा पहले वाक्य बोल रहा है, अमेरिका का बच्चा पहले वाक्य बोल रहा है, यहाँ का बच्चा पहले शब्द बोल रहा है, नहीं नहीं, एक सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से सब पर लागू होगा। विकास निरंतर प्रक्रिया है सर, निरंतर का मतलब कंटिन्यूअस है ना, कोई एक बार की घटना नहीं है, ये पूरे जीवन काल में धीरे धीरे चलता रहता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है कि प्रतीकों के निर्माण, जो मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी 4-5 दिन पहले, उस थ्योरी को जिस विद्यार्थी ने पढ़ा है अच्छे से, वही इसका आंसर बेहतर तरीके से कर सकेगा। और मैंने इसको बहुत डीप तथा डिटेल में पढ़ाया है, तो आप जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग की थ्योरी हमारी पढ़िएगा, इसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उनको जरूर देखिएगा, रिसेंटली अभी अपलोड किया है। प्रतीकों के निर्माण में एवं उपयोग करने की क्षमता डैश किस की एक प्रमुख उपलब्धि है? देखिएगा यहाँ पे प्रतीकों का निर्माण, यानी कि बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट किस उम्र में आना शुरू हो जाता है, किस अवस्था में आना शुरू हो जाता है? क्या संवेदी पेशी अवस्था में? ये अवस्था तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है सर, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। यहाँ पे बच्चा अपने सेंस के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, है ना, जैसे देख करके, सुन करके, चीज़ों को टच करके, सूंघ करके, इनके माध्यम से वो दुनिया को समझ रहा होता है। यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट नहीं आता। फिर जब बच्चा पहुँचता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि है 2 से 7 वर्ष की,
यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आता है, बच्चा दूसरी चीज़ों का सिंबल बना करके और फिर उसको समझता है। जैसे इस अवस्था में बच्चा मोबाइल फ़ोन को गाड़ी समझ करके चलाने लगता है। जो उसका खिलौना होता है कार, वो उसके पास ना हो, है ना, उसके पास मोबाइल फ़ोन हो तो मोबाइल फ़ोन को ही कार समझ करके चलाने लगेगा। यहाँ पे उसने मोबाइल फ़ोन को कार का सिंबल दे दिया। ठीक है, यही बात तो यहाँ पे हो रही है। प्रतीकों का निर्माण, ऐसे ही सिंबल का निर्माण, प्रतीक का निर्माण यहाँ पे होता है। या बच्चा जो है लकड़ी के डंडे को तलवार मान करके खेलने लग गया कि मेरे पास तलवार है ना। तो तलवार नहीं है लकड़ी का डंडा, लेकिन उसने लकड़ी के डंडे को तलवार का सिंबल दे रखा है। इस तरीके से ये होता है यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ओके, और ये जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष की, बड़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है। यहीं पे बच्चे के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, यानी कि जिसको हम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहते हैं, है ना। जिसमें अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे का खिलौना आप टेबल के नीचे छुपा देंगे तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, उस खिलौने तक पहुँचने के लिए जो कि उसका लक्ष्य है, पहले टेबल हटाएगा फिर अपने खिलौने तक पहुँचेगा। ये होता है यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और इसी उम्र में बच्चे के अंदर जीववाद भी होता है, एनिमिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये जीन पैजी के लिए। एनिमिज्म, जीववाद का मतलब यहाँ बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। अगर टेबल से चोट लग गई है तो टेबल को मार दो तो बच्चे को लगेगा कि टेबल को भी चोट लग गई जैसे मुझे लगी थी। तो ये सारी चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती हैं। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। यहाँ बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन होने लगता है। यहाँ बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि संरक्षण का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले खूब डिटेल में समझाया है, वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। जैसे बच्चा ये समझने लगता है कि मिट्टी का आकार बदल सकता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता। ठीक है, फिर और जैसे बर्तन बदल सकते हैं पर उसमें पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी। बर्तन छोटा हो, बड़ा हो, चौड़ा हो, पतला हो, पानी की मात्रा उतनी रहेगी। ठीक है, बर्तन बदल सकता है, जल की मात्रा नहीं चेंज होगी। यहीं पे बच्चे के अंदर संबंध, रिलेशनशिप आ जाती है। बच्चे के अंदर ये गुण आ जाता है कि अगर 4 दूनी 8 होता है तो 2 चक्कू 8 होगा। ठीक है, और यहीं पे बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाता है, वर्गीकरण आ जाता है। चीज़ों को उनको बहुत जैसे साइज के आधार पर बांटने लग जाते हैं, रंगों के आधार पर तो पहले ही बांटने लग जाते थे, और उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से चीज़ों को बांटने लग जाते हैं। फिर लास्ट फाइनल स्टेज आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखता है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। इस स्टेज में बालक का चिंतन और ज़्यादा अमूर्त हो जाता है, मूर्त नहीं, और ज़्यादा अमूर्त हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है ना। और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसकी जो तर्क शक्ति है वो और फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। अब सिंबल का निर्माण कहाँ पे हो रहा था बच्चे के अंदर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का है तब उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट आता है। तब बच्चे के अंदर क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन को गाड़ी समझ करके चलाने लग जाएगा, या गाड़ी जैसी कोई चीज़ है इस तरीके की तो उसको कान में लगा करके उसको मोबाइल फ़ोन का सिंबल देके कहेगा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक बालक की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलता है? ये समायोजन होगा, अनुबंधन होगा, इंटरसब्जेक्टिविटी होगा, या स्कीमाज होगा? प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन को समझिए पहले तो। पियाजे के अनुसार बात हो रही है, कह रहा है कि जो बालक है वो गोलाकार वस्तुओं की जगह, यानी कि अब वस्तुएं गोलाकार नहीं है, समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, यानी कि पहले उसके सामने गोलाकार चीज़ों को पहले पकड़ता था, जैसे बॉल हो गई। ठीक है, तो बॉल को पकड़ने का तरीका उसको मालूम था, पहले उसके पास स्कीमा था, है ना। बॉल को पकड़ने का स्कीमा उसने बनाया था कि ये गोल वस्तु है, गोल चीज़ है बॉल, इसको कैसे पकड़ना है, इसका स्कीमा उसके अंदर फिट था। अब वो कोई नई तरह की चीज़ है जो कि समकोण है। ठीक है, जो कि समकोण है, इस तरीके की एक चीज़ है, अब वो उसको पकड़ रहा है। ठीक है, तो उसे ये फील होता है कि यहाँ पे पहले वाला तरीका काम नहीं आएगा,
जो मैं पहले गोल बॉल को पकड़ रहा था, वो जो तरीका है वो इसको पकड़ने में काम नहीं आएगा। इसलिए वो अपने पकड़ने के तरीके को बदल देता है, यानी कि अपने स्कीमा में संशोधन करता है। क्या करता है? अपने स्कीमा में, जो कि गोल वस्तुओं को पकड़ने का स्कीमा उसने अपने दिमाग में बनाया हुआ था, अब उसमें परिवर्तन करके और चौकोर वस्तुओं को कैसे पकड़ना है ये स्कीमा वो सीखता है। तो यहाँ वो अपने पहले वाले स्कीमा में संशोधन करेगा। ठीक है, यही तो अकोमोडेशन है, यही तो समायोजन है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर सिर्फ पकड़ने के तरीके में ही तो बदलाव कर रहा है, फिर ये अकोमोडेशन कैसे? देखिए, पियाजे कहते हैं कि बच्चों की सोच और उसकी एक्टिविटी दोनों उसके स्कीमा से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब बालक जो यहाँ पे पकड़ने की क्रिया कर रहा है ना, पकड़ने की जो क्रिया है उसमें बदलाव करता है, तो वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं कर रहा है, वो जो बदलाव कर रहा है वो पहले उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, इस चीज को पहले दिमाग में चल रहा है, फिर हाथ के माध्यम से वो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो दोनों क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्रियाएं हो रही हैं, एक नहीं हो रही है। जब बच्चा गोल और समकोण वस्तुओं को पकड़ने के लिए अलग अलग तरीका अपनाता है तो वो सीख रहा है कि हर एक चीज एक जैसी नहीं होती और अपने बिहेवियर को बदलना पड़ता है। यही अकोमोडेशन है, यही समायोजन है। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बड़ा स्लो और आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट है अनुबंधन। अनुबंधन ये व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा है, जैसे पावलव हो गए, स्किनर हो गए, वो करेंगे कंडीशनिंग की बात, जीन पियाजे नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अंतर्विषयकता, ये इंटरसब्जेक्टिविटी, ये वाइगोत्स्की से जुड़ा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जहां दो व्यक्तियों के बीच में विचार विमर्श होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होता है। ठीक है, स्कीमा ये भी आपका जीन पियाजे का ही है, जो कि पहले बनता है, फिर बालक इसमें जब परिवर्तन करता है तब वो अकोमोडेशन करता है, वो समझा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है, बड़ा प्यारा प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? अर्थात यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि, जहां बच्चा अपनी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है ना, सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा कि नैतिक चयन को निर्धारित करेगा। क्या ये इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास है, जहां बच्चा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, अपना लाभ देख रहा है, जहां पे अपनी भी आवश्यकताओं को पूरी करने का सोचता है? क्या ये सजा और आज्ञा पालन है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है? ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यह है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। विनिमय का मतलब तो आप समझते ही हैं, विनिमय का मतलब चीजों की अदला बदली, विनिमय का मतलब अदला बदली है ना। जैसे पहले नहीं वस्तु विनिमय होता था कि तुम हमसे गेहूं ले लो, हमें धान दे दो, जो पहले जब मुद्रा वगैरह का इतना चलन नहीं था तो चीजों की अदला बदली हुआ करती थी, वही विनिमय है। यानी कि यहाँ पे बालक ये कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी कार दोगे चलाने के लिए तो मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, है ना, या तुम मुझे अपना घोड़ा चलाने के लिए दो, खेलने के लिए दो, मैं तुम्हें अपनी गन खेलने के लिए दे दूंगा। यह है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, जिसको हम स्वलाभ मानसिकता भी कहते हैं, इसको स्वलाभ मानसिकता भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चा अपना लाभ देखता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, अगर स्कूल में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरा उसका पेन तोड़ देगा। तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी, मैंने तुम्हारा पेन तोड़ दिया, हिसाब बराबर। तुमने मेरी किताब फाड़ दी, मैंने तुम्हारा बैग फाड़ दिया, ठीक है। ये होता है उद्देश्य विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, जिसको स्वलाभ मानसिकता भी कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही राइट हो जाएगा, जहां बच्चा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। सजा और आज्ञा पालन, अच्छा ये जो पॉइंट है हमारा, ये फर्स्ट लेवल सेकंड स्टेज में आएगा। ये फर्स्ट लेवल और सेकंड स्टेज का पॉइंट है ये। फिर आता है सजा और आज्ञा पालन। सजा और आज्ञा पालन ये फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज है। इसमें जो नैतिक निर्णय हैं वो डर से
या फिर सजा से बचने के लिए लिए जाते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि आपके यहाँ मेहमान आते हैं, बच्चा उनसे हेलो हाय नमस्ते नहीं करता, जब मेहमान चले जाते हैं तब आप बच्चे पर टूट पड़ते हैं, उसको डांटते हैं कि नालायक तुमने हमारी नाक कटवा दी, बेइज्जती करवा दी, मेहमान से नमस्ते नहीं किया, पैर नहीं छुए। अगली बार मेहमान आते हैं, बच्चा दौड़ करके पैरों में गिर जाता है। अब वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है ना, अब वो सजा से बचने के लिए, नहीं तो उसको पता है कि जब मेहमान चले जाएंगे तो उसके ऊपर क्या बीतने वाली है, तो उस डर से बचने के लिए, उस सजा से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आज्ञा पालन कर रहा है ना, अपना अपना वो मोरलिटी दिखा रहा है, मेहमानों के पैर छू रहा है, किससे बचने के लिए, इस सजा से बचने के लिए। ये होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, पहला लेवल, पहला चरण है ये। फिर आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है, ये आपका थर्ड लेवल, सिक्स्थ स्टेज है। ये थर्ड लेवल की सिक्स्थ स्टेज है, लास्ट स्टेज है। ये सबसे उच्च स्तर की नैतिकता होती है, जहां निर्णय जो है वो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, ना कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, ठीक है। ये एक ऐसा स्तर होता है जहां व्यक्ति न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता जैसे सिद्धांतों को मानता है, भले ही समाज या कानून या उसके खुद के लाभ उसके विरुद्ध क्यों ना हो, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, पूरे देश के लिए अपने आप जो है कि अंग्रेजों से लड़ गए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे लोग यहाँ तक, इस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। जैसे अगर कोई निर्दोष बेचारा फंस रहा है तो लोग कहते हैं अरे हम बोलेंगे तो हमको भी पुलिस घसीटेगी, है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, अगर हम सच बोलेंगे तो फिर हमें हर जगह जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो इस स्टेज में व्यक्ति है वो क्या कहेगा कि इस निर्दोष को नहीं फंसने दूंगा, भले ही मैं चला जाऊँ, मैं सच बोल के रहूँगा, इस बेचारे को मैं फंसने नहीं दूंगा। वो होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, वो इस स्टेज, इस लेवल तक पहुँचता है, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है ये सेकंड लेवल, थर्ड स्टेज है, सेकंड लेवल थर्ड स्टेज है, जहां बालक समाज के प्रति अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने का प्रयास करता है। जैसे कि लड़की अपनी दादी जी को टाइम टाइम पर दवाई देती है ताकि वो अपनी माँ की नज़रों में अच्छी बनी रहे, उसकी माँ कहे कि मेरी बेटी कितनी प्यारी है, देखो मेरा सारा बात मानती है, और दादी जी को टाइम टाइम टू दवाई देती है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो लोगों को ये कहते हुए सुनता है कि जो बड़ों की सेवा करते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, तो इसलिए वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास कर रही है, यहाँ पे वो गुड गर्ल बनने का प्रयास कर रही है। आई बात समझ में? पूरा क्वेश्चन क्लियर, हमने सारे ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है 7 नंबर क्वेश्चन है आपसे, कहता है लेवागोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए उन्हें डैश प्रदान करना चाहिए। बच्चे जो सीख रहे हैं उसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? निगेटिव फीडबैक का? नहीं, कभी नहीं। रिवार्ड्स का, इनाम दे करके हम उसको सही करेंगे? नहीं, कब तक इनाम देते रहोगे, रोज इनामें देते रहोगे। स्कैफोल्डिंग की बात करेंगे, कौन करेंगे? स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं लेवागोत्स्की, ठीक है, जो कि पाठ प्रदान करना चाहिए, यानी कि एक टेम्पररी हेल्प, थोड़े समय के लिए बच्चे को थोड़ा हेल्प कर दो, कहीं सवाल में फंस रहा है हिंट दे दो, है ना, इशारा कर दो बच्चे को, ठीक है। पूरा सवाल नहीं लग रहा है तो फॉर्मूला बता दिया, बाकी आगे अपने आप बच्चा सवाल लगा रहा है, तो कुछ समय के लिए दी गई जो हेल्प है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें देखा होगा आपने कितने सारे नीचे सपोर्ट दी जाती है ना, एक कुछ समय के लिए सपोर्ट दी जाती है ताकि बिल्डिंग गिरे ना, रुकी रहे, है ना। नीचे कितने सारे लकड़ी के वो लट्ठे लगाए जाते हैं, लिंटर डालते टाइम लगाया जाता है। वो क्या है? वो स्थायी है? नहीं, वो अस्थायी है। कुछ समय के लिए वो एक पाड़ बनाई गई है, ठीक है, कुछ समय के लिए सपोर्ट दी गई है, जब वो मजबूत हो जाएगा तो वो सपोर्ट हटा ली जाएगी। वैसे ही बच्चा क्या है कि शुरुआत में बच्चा धीरे धीरे सीख रहा होता है तो टीचर उसको हेल्प करता है, बाद में अपनी हेल्प हटा लेता है, ठीक है। जैसे भाई शुरुआत में बच्चा है उसको हम क्या करते हैं? हाथ पकड़ करके लिखवाते हैं, हाथ पकड़ करके लिखवाते हैं। क्या जिंदगी भर हाथ ही पकड़ करके लिखवाते हैं? नहीं, पहले हम हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, जब बच्चा धीरे धीरे लिखना सीख जाता है, बच्चा मजबूत हो जाता है, हम वो अपना हाथ हटा लेते हैं। तो यही है स्कैफोल्डिंग, जो हम बच्चे को कुछ समय के लिए हेल्प करते हैं उसकी, ठीक है। और फिर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है ये स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, वाइगोत्स्की का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, प्रश्न कहता है, क्या कहता है प्रश्न? कहता है कि लेवागोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, क्या प्रस्तावित किया कि सोच क्या है?
बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। पॉइंट तो सही लग रहा है, आगे पॉइंट देख लेते हैं। ये वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। गलत बात, ऐसा नहीं है। सोच तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है। क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। सोच का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है राइट। और प्रश्न कहता है कि बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। क्या? थॉट, थिंकिंग क्या होती है? को कंस्ट्रक्टेड होती है। यानी कि सोच अकेले नहीं बनती, ये तो लोगों के साथ बातचीत करने से, संवाद करने से, एक दूसरे का सहयोग करने से, समाज के साथ सहभागिता करने से बच्चे के अंदर सोच क्या होती है? सोच बनती है, सोच निर्मित होती है। जैसे एक अनुभवी व्यक्ति हो गया, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके साथी, तो बच्चे उनके साथ मिलकर के एक्टिविटीज़ करते हैं। इस प्रोसेस में बच्चा धीरे धीरे नई सोच और समझ अपने अंदर डेवलप कर लेता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात हुई कि टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द चाइल्ड्स कॉन्टेक्स्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार सोच जो है ना, वो बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही विकसित होती है, उससे बाहर नहीं। और ये कह रहा है कि कोई सरोकार ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो रही है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की। ये तो व्यवहारवाद की बात है, बिहेवियरिज्म की बात है, जिसकी बात पावलोव करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज। ये गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि भाषा और सोच दोनों गहराई से जुड़ी होती हैं। भाषा के माध्यम से ही सोच का विकास होता है। सारे ऑप्शन गलत हैं, पहला राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि किस कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं? सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं बालक यहाँ पे, है ना। किस कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट करते हैं, सक्रिय भागीदारी करते हैं और अपनी गति, अपनी ज़रूरत, अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं? कहाँ सीखते हैं? प्रगतिशील कक्षा में या शिक्षक केंद्रित में, जहाँ टीचर सेंटर्ड में है? जहाँ टीचर सेंटर्ड में है वहाँ बच्चा अपनी गति, अपनी ज़रूरत, अपनी क्षमता के अनुसार कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो तो टीचर सेंटर्ड है। वो टीचर अपने हिसाब से सिखाएगा, जैसा टीचर को सही लगेगा टीचर। यहाँ पे टीचर एक्टिव है, बच्चा पैसिव है। ठीक है, या फिर व्यवहारवादी क्लासरूम में, या फिर पाठ्यपुस्तक केंद्रित में। पाठ्यपुस्तक केंद्रित क्लासरूम में भी बच्चा अपनी गति, अपनी जरूरत, अपनी क्षमता के अनुसार नहीं सीख पाएगा। कहाँ सीखेगा? प्रगतिशील कक्षा में। कहाँ सीखेगा? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चा अपनी गति, अपनी जरूरत, अपनी क्षमता के अनुसार सीखेगा। क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में होता क्या है कि बालक सेंटर में होता है, बालक के हिसाब से चीजें चलती हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चा यहाँ सक्रिय भागीदार होता है। हर बच्चा भाई अपनी गति, उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से सीखता है। बालक जो है अनुभव पर आधारित होकर के सीखता है, जैसा उसका एक्सपीरियंस है। प्रयोग करके सीखता है, एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखता है, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से यहाँ पे सीखने को प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ पे जो टीचर होता है वो सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका निभाता है। टीचर यहाँ पे एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। ठीक है, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, प्रगतिशील कक्षा, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, बहुबुद्धि जिसको हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया? पहले तो वो जान लो, हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने किया? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमता होती है, जिनका उपयोग वो अलग अलग क्षेत्रों में करता है। ठीक है, आप देखिए आंसर समझिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। नहीं, सामान्य क्षमताओं का एक समूह नहीं होता। ये कहते हैं कि अलग अलग हमारे अंदर बुद्धि होती है, अलग अलग
मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ये हटा दो। फिर कहता है एक निश्चित आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, नहीं। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में जो है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी मेंटल एबिलिटीज़ अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है जिसका प्रयोग वो अलग अलग क्षेत्रों में करता है, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई जो कि एनसीईआरटी के आधार पर है। एनसीईआरटी 8 ही मानता है, बाकी इन्होंने जो है बाद में एक एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को भी प्रस्तावित किया था और 12-13 हो गई हैं लगभग, लेकिन 8 जो है यहाँ पे वो मान्यता दी गई है 8 को, ठीक है। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी जिसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धि होती है, जो लेखक होते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं, जैसे कवि होते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास हो गए, भाषाई बुद्धि बताई इन्होंने। और लॉजिकल मैथमेटिकल बताया, जैसे वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए। म्यूजिकल बताया, संगीतकार हो गए। बॉडली काइनेस्थेटिक बताया, जैसे खिलाड़ी हो गए, है ना। और स्पेशियल बुद्धि इन्होंने बताई, जैसे चित्रकार हो गए, वास्तुकार हो गए। इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि शिक्षक हो गए, नेता हो गए। इंट्रापर्सनल जैसे दार्शनिक हो गए। नेचुरलिस्टिक जैसे प्राकृतिक जीव विज्ञानी, किसान हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई और हर बुद्धि का काम अपना अलग अलग क्षेत्र में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ले लीजिए। कहता है कि बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है क्योंकि वो स्वचिंतन को निर्दिष्ट और नियंत्रित करती है। इस कॉन्सेप्ट के समर्थक कौन है? नॉम चॉम्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, जेरोम ब्रूनर हैं या फिर लेव वाइगोत्स्की। आपको सिंपल सी बात पता है, प्राइवेट स्पीच की बात किसने की? लेव वाइगोत्स्की ने की। किसने की? निजी भाषा प्राइवेट स्पीच की बात, इनर स्पीच की बात किसने की? लेव वाइगोत्स्की ने की। एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है इनर स्पीच। देखिए, एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है इनर स्पीच, ठीक है। पहले बच्चे के अंदर प्राइवेट स्पीच आती है जिसमें बच्चा शब्दों को बोल करके अपने काम को निर्देशित करता है। बाद में धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो फिर वो बोलता नहीं है, फिर बात उसके अंदर चल रही होती है, उसके शब्द मुंह से नहीं निकल रहे होते हैं, दिमाग में चल रहे होते हैं, वो होती इनर स्पीच। ये कॉन्सेप्ट दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। अगला प्रश्न ले लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? देखिए, जो जेंडर रूढ़िवादिता है कि लड़के ऑफिस का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, ये तो फिर और ज़्यादा बढ़ावा देना हो गया कि लड़के अलग बैठ रहे हैं, लड़कियां अलग बैठ रही हैं, ये उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देना हो गया। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना कि जेंडर की विशेष भूमिका होती है एक, है ना। लड़की की भूमिका है घर का काम करना, लड़के की भूमिका है ऑफिस, ठीक है। इससे भी इसको बढ़ावा ही मिलेगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, अलग अलग खेल समूह बना दिया आपने, इससे भी तो बढ़ावा ही मिलेगा, है ना। जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना, ये बात ठीक है। जब हम डिस्कशन करेंगे जेंडर बायसेस पर तो इससे थोड़ा बच्चे समझ पाएंगे। बच्चों के साथ खुल करके बातचीत करने से, चर्चा करने से कि ये पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं, क्यों गलत हैं, इससे बालक में जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए ये बेस्ट तरीका है। बच्चों के साथ जब हम विचार विमर्श करेंगे, खुल करके उनके साथ पूर्वाग्रहों पर चर्चा करेंगे, तो वे समझ पाएंगे कि हर काम किसी भी जेंडर के द्वारा किया जा सकता है। लड़कियां प्लेन भी उड़ा सकती हैं, लड़के रसोई में खाना बना सकते हैं, कोई भी काम कोई भी कर सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ले लीजिए। कहता है सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? लर्निंग प्रोसेस में हम ऐसा बनाएं हमारा लर्निंग प्रोसेस जिसमें हर बालक बढ़िया तरीके से सीख पाए। तो क्या करना चाहिए? बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। बात तो बहुत बढ़िया लिखी है भाई। हम ऐसे तरीके अपनाएं हर बच्चा इंगेज हो सके, हर बच्चा अपने आप को उसमें शामिल कर पाए, ऐसी गतिविधियां करें। बात तो ठीक है।
व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज और खारिज करना, ये किसने कह दिया? हम कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नता को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हर बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता अलग अलग होती है ना। कोई बच्चा स्लो सीखता है, कोई तेज, हर बच्चे को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम नज़रअंदाज कभी नहीं करेंगे। काट दो इसको। मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनम्य होना, नहीं नहीं नहीं, मूल्यांकन के तरीके रिजिड नहीं होने चाहिए सर। मूल्यांकन के तरीके रिजिड नहीं, जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन कर लो, उस हिसाब से उसका टेस्ट ले लो भाई, है ना। ये भी गलत है। एक समान और मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना, कि एक ही सिलेबस सबको पढ़ाएंगे, चाहे कोई कमजोर हो, प्रतिभाशाली हो, बुद्धिमान हो, चाहे बुद्धिहीन हो, सबको एक ही पढ़ाओगे, नहीं, ये भी गलत बात है। बेस्ट तरीका ये है कि हम ऐसी गतिविधियां अपनाएं कि हर बच्चा उसमें इंगेज हो सके, ठीक है भाई। जैसे क्या है कि हम मैप के माध्यम से अगर भूगोल पढ़ा रहे हैं, मैप का यूज़ करें, मानचित्र का यूज़ करें, हम बच्चों को वीडियो दिखा करके चीज़ों को समझाएं, हम बच्चों को कहानी भी सुना सकते हैं, कविता, गीत के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं, हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई रोल प्ले, कोई नाटक के माध्यम से किसी कॉन्सेप्ट को समझाना हो तो वो समझा सकते हैं, हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं, हम सब बच्चों को साथ में बैठा करके फिर उनको कोई टॉपिक दे सकते हैं डिस्कशन करने के लिए, पढ़ाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो उनकी रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके कोई टॉपिक हम उनको समझा सकते हैं। तो ये चीज़ है, इतने तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा किसी न किसी तो चीज़ में अपने आप को इंगेज करके सीखेगा ही सीखेगा भाई। टीचर जितनी अधिक विविधता लाएगा पढ़ाने में तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा संभावना होती है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। क्योंकि कोई बच्चा देख करके बढ़िया सीखता है, कोई बच्चा खेल करके बढ़िया सीखता है, कोई ग्रुप डिस्कशन में बढ़िया सीखता है, कोई वीडियो देखकर बढ़िया सीखता है, कोई कहानी सुनकर बढ़िया सीखता है, कोई किसी चीज़ का नाटक देख करके बढ़िया सीखता है। तो हमें अलग अलग गतिविधियां अपनानी चाहिए, मल्टीपल स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए टू इंगेज चिल्ड्रन, बच्चों को इंगेज करने के लिए। अगला प्रश्न लीजिए, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने कहता है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। कथन गलत है भैया, क्योंकि सामाजिक बात किसकी हो रही है, सामाजिक रचनात्मक, सामाजिक रचनावाद, सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म। ये एजुकेशन का ऐसा दृष्टिकोण है, ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसमें ये माना जाता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण, बच्चे अपने अंदर ज्ञान का निर्माण जो कंस्ट्रक्शन है वो अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, समाज के साथ सहभागिता करके करते हैं, समाज के साथ सहयोग करके सीखते हैं, समाज के साथ गतिविधियों के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस दृष्टिकोण में जो आप बता रहे हैं मूल्यांकन का तरीका, केवल स्मरण का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसको कहते हैं रिकॉल बेस्ड या रिटन टेस्ट पर बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आप जो है लिखित परीक्षा जो है सिर्फ आप लिखित परीक्षा बच्चों से ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ लिखित परीक्षा लेंगे तो बच्चे के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, है ना, जो उनके अंदर दूसरी क्वालिटीज़ हैं वो फिर इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। मूल्यांकन के लिए आप अलग अलग तरीके अपना लो, जैसे प्रोजेक्ट्स पर आधारित मूल्यांकन कर लो बच्चे का, ग्रुप एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन कर लो, अलग अलग तरीके से अपनाना चाहिए, एक तरीका नहीं होना चाहिए भाई, ये गलत बात है। फिर कहता है कि बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से, कौन कहता है कि बच्चे रट करके बढ़िया सीखते हैं? बच्चे तो ज्ञान के निर्माता हैं, वो खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बढ़िया सीखते हैं। रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए भाई, है ना। इससे क्या होगा, रट्टाफिकेशन से क्या होगा, बच्चे के अंदर गहरी समझ नहीं बनेगी, बच्चे के अंदर लॉजिकल पावर नहीं आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता उनके अंदर डेवलप नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी उनके अंदर। दोनों ही ऑप्शन गलत हैं भैया, तो दोनों ढूंढ लो कहाँ है, ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि समावेशी शिक्षा ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई और अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है
ये भेदभाव के विरुद्ध होती है। हम बच्चे को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हर बच्चे को बराबर अवसर देने की बात करती है समावेशी शिक्षा, है ना। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि जो बच्चे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बेचारे भाषाई रूप से पिछड़ गए हैं, या अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जिनको सीखने में कठिनाई है, या जो दिव्यांग बच्चे हैं, सभी को एक समान शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना, ये क्या है, समावेशी शिक्षा की विशेषता है। अब क्या कहता है कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। बात बहुत सटीक लिखी है। कहता है कि ये सिर्फ दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से हर तरीके के बच्चे को अपने अंदर इंक्लूड करता है, शामिल करता है, चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़े हों, मानसिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक, संवेदनात्मक, भाषाई, जो भी उनका बैकग्राउंड रहा हो। हम ये सब चीज़ ना देखते हुए उन सबको क्या करेंगे, एक तरीके से सभी बच्चों का समायोजन हम करेंगे, सबको बराबर अवसर देंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है, और जो सेकंड है वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आप कहेंगे सर ये इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है? ये कह रहा है कि जो समावेशन है वो एक व्यापक दर्शन है, उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, भाषाई, अन्य विशेषता न देखते हुए सभी को बराबर का अवसर दिया जा रहा है। व्यापक दर्शन है, सिर्फ दिव्यांग तक सीमित ना होकर के इन सब तक पहुंचता है ये, इसलिए आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न लेके भाई। आज का 16 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में टीचर को विविधता को किस तरह देखना चाहिए, जो डाइवर्सिटी है ना, उसको किस तरह देखना चाहिए। यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब क्या है भाई, बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग हो सकती है, सीखने की क्षमता भी तो अलग हो सकती है, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनके अनुभव में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है, विविधता हो सकती है। एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए, सीखने में अवरोधक के रूप में देखना चाहिए कि यार ये तो बड़ी समस्या है, ये तो प्रतिभाशाली है, ये बहुत जल्दी सीख लेता है, ये बड़ा स्लो सीख रहा है, मैं सबको सिखाऊं कैसे, ये अवरोधक मानना चाहिए, या जो विविधता है उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर आप विविधता को नज़रअंदाज कर देंगे फिर भी तो काम नहीं चलेगा, इग्नोर डाइवर्सिटी, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए भाई। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या, ये नेगेटिव वर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम, इसको भी आप हमेशा हटा ही देना। ये जो डाइवर्सिटी है इसको एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। ये बात बहुत बढ़िया लिखी है भाई। एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक टीचर को करना चाहिए कि ये जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, इसको एक संसाधन मानना चाहिए, है ना, संसाधन और अवसर के रूप में देखना चाहिए, ना कि समस्या के रूप में। जब टीचर यहाँ पे विविधता को अपनाएगा तो वो सभी छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने के जो तरीके हैं उनको अपनाता है। इससे कोई भी छात्र पीछे नहीं छूटता। अब पॉइंट लिखा है बहुरूपता को बढ़ावा देना, बहुरूपता को बढ़ावा, यानी कि ये जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, इसको स्वीकार करना, सम्मान देना, उससे कक्षा में उपयोगी बनाया जाए। भाई भाषा में, जैसे भाषा के आधार पर बहुरूपता, जैसे अलग अलग प्रकार की भाषा भी तो बोलते हैं लोग, बच्चे, तो बच्चों को अपनी मातृभाषा और नई भाषा दोनों को अपनाने का अवसर देना चाहिए। कल्चर की बात करें तो त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, खान पान, इनमें डाइवर्सिटी होती है, उनको आप जो एक्सेप्ट करो। और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं, कुछ चित्र देख करके समझ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से, कुछ कहानी सुन करके, तो उसके हिसाब से बच्चों को सिखाओ। ये जो डाइवर्सिटी है इसको बहुरूप यानी कि बढ़ावा मिलना चाहिए, हर बच्चे को उसके हिसाब से सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्या कहता है प्रश्न, कहता है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ मौखिक और गैर मौखिक यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, तो ये किसके लक्षण हो सकते हैं? डिस्ग्राफिया नहीं, ये तो लिखने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया मैथ्स प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को इसमें गणना करने में, प्लस माइनस में, टाइम देखने में दिक्कत होती है। ऑटिज्म, ये ऑटिज्म है, क्या है ये? ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा इसको
समाज के साथ इंटरेक्शन करने में दिक्कत होती है, लोगों के साथ वर्बल नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता कि मैं अपनी बात को कैसे रखूं, उसको कैसे कंटिन्यू करूं। कुल मिलाकर के लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है बच्चे को यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मोस्टली बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ASD से ग्रसित बच्चा है वो अपने काम को बार बार रिपीट करेगा, बार बार दोहराने की प्रवृत्ति इनके अंदर देखी जाती है। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि निम्न में से कौन से शैक्षिक प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है कि जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो चीज़ें बाधा बनी हुई है, जो उनके काम की नहीं है, उनको हटा दो भाई, ठीक है। जैसे ये आपके क्लासरूम में टेबल वगैरह फर्नीचर वगैरह जो फालतू है, ठीक है, वो हटा दो, नहीं तो इनको बेचारे ये गिर सकते हैं। अगर सामने दरवाज़ा लगा है तो आधा खुला नहीं होना चाहिए, पूरा ही खोलो ताकि बच्चा ऐसा ना उसमें टकरा जाए। ऐसी बाधाओं को हटा देना चाहिए। विभिन्न प्रकार का दृष्टिगत प्रस्तुतिकरण देना, ये तो गलत बात है यार, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे को, बालक दृष्टिबाधित है, देखने में समस्या है, उसके लिए आप देखने वाली चीज़ें लाओगे तो उसके किसी काम की नहीं होंगी, है ना। संकल्पनात्मक चित्रण, संकल्पनात्मक चित्रण मैंने आपको समझाया था कि कोई टॉपिक है, फिर उसको ये, है ना, फिर उसको इस तरीके से समझाना, ये संकल्पनात्मक चित्रण होता है, ठीक है। इससे बच्चे को नहीं समझ पाएगा, बेचारा देख नहीं पाएगा तो समझ भी नहीं पाएगा। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। कक्षाई अध्ययन को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, ये पॉइंट ठीक है। ये कह रहा है कि जो चीज़ें बच्चे को हेल्प करें, जैसे ब्रेल लिपि पर आधारित चीज़ें हो गई, ऑडियो रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, जैसे जो बच्चा सुन पाए, अगर वो देख नहीं पा रहा है तो ओरली चीज़ों को समझ ले, सुन करके समझ ले, ऐसी चीज़ें बच्चे के लिए, ऐसी सामग्री उपलब्ध कराओ, बाधाओं को हटाओ उनके लिए। ए और फोर्थ राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है रचनात्मकता की एक पहचान क्या है। हमें कैसे पता लगेगा बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है। आप सारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, या फिर अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित की क्षमता, एबिलिटी ऑफ पैसिव इमिटेशन, निष्क्रिय नकल की क्षमता, या फिर लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे नए नए अनेक विचारों को जन्म देने की क्षमता होती है। एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने की क्षमता होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन के कई आंसर वो बता सकता है। तो यहाँ पे बच्चा बहुत डीप में चला जाता है, गहराई से चीज़ों को समझता है, ये ठीक है। एक ही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना कि बस इसका एक ही आंसर हो सकता है, गलत है। हाँ, निष्क्रिय नकल नहीं होगा, रटने की कोई बात नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आज का आपके सामने कहता है अगर टीचर बालकों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है कि किसके अंदर कितनी कैसी क्रिएटिविटी है, तो उसे कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नहीं करना चाहिए। देखिए, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। हम सिर्फ रिजल्ट ना देखें, हम बच्चे के प्रोसेस को देखें कि उसका प्रोसेस कैसा है, बच्चे ने जो काम किया किस तरीके से किया, क्या प्रक्रिया उसने अपनाई, वो देखना चाहिए। सिर्फ रिजल्ट पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए हमारे बच्चे के सिर्फ 80% आए, हम उसको मारने पीटने लग जाए 90% क्यों नहीं लेके आए। 90% मत देखो, ये देखो बच्चा हमारा है कैसा, है ना। उसको, उसके लर्निंग प्रोसेस देखो, बच्चे की समझदारी देखो, बच्चे का सीखने का क्या प्रक्रिया है, वो सब चीज़ देखनी चाहिए। सिर्फ रिजल्ट पर आधारित नहीं बच्चों को आंकना चाहिए, ठीक है। 10th फेल 12th फेल आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ रिजल्ट को नहीं देखना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना, नहीं, हम आपस में कभी तुलना नहीं करेंगे, कंपेयरिंग नहीं करेंगे बच्चों की, ये ऑप्शन हटा दो। विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, ये चीज तो देखनी चाहिए कि 2 महीने पहले इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और अब 2 महीने बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, या जो पहले प्रोजेक्ट दिया गया उसमें इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और इसमें कैसी है, ये चीज तो बच्चे के अंदर देखनी चाहिए हमको। स्व आकलन के अवसर प्रदान करना, ये भी बात सही है भाई, बच्चे को खुद आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अवसर देना चाहिए बच्चे को कि वो अपना खुद आकलन कर सके। खुद आकलन करेगा
तो अपनी कमियों को जानेगा, अपनी अच्छाइयों को जानेगा। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सीखना क्या है सर? सीखना क्या है? देखिए, सीखना निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं भाई, बच्चे क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, सक्रिय भागीदार होते हैं। निष्क्रिय जहां हो हटा देना। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है क्या सीखना? बिल्कुल प्रभावित होता है भाई। सीखना क्या है? देखिए, सीखना एक सक्रिय, गतिशील, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अनुभव के आधार पर, बालक अपने अनुभव के आधार पर, अपने अभ्यास के आधार पर, अपनी समझ, एटमॉस्फेयर, उसके अंदर से मोटिवेशन, इन सब चीजों से प्रभावित होता है लर्निंग। केवल जानकारी को याद करना नहीं, बल्कि नए ज्ञान को आत्मसात करना, समझना, उपयोग करना, यही तो लर्निंग है। व्यक्तिगत कारकों से खूब प्रभावित होती है सर, है ना। व्यक्तिगत कारक मैंने क्या बताया? अपने अनुभव, अपनी समझ, आपने जो आपको पहले से जो एक्सपीरियंस है, आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, अंदर से आपको कैसी मोटिवेशन है, उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है? नहीं, स्वतंत्र नहीं होता। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से इंटरेक्ट करके ही तो बच्चा सीखता है। वाइगोत्स्की ने कहा है भाई, केवल जानकारी के प्रत्याह और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। नहीं, सिर्फ रट्टाफिकेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, हटा दो। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए आज का 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है प्रश्न? देखिएगा कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे? किस प्रकार की मान्यता रखने वाले, क्या सोचने वाले, जिनके अंदर कौन सी धारणा बनी हुई है कि सीखने के लिए और ज़्यादा उन्मुख होंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे? अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। अगर हम ये मान लें कि हमारी जो जन्मजात योग्यताएं हैं उसको हम बदल नहीं सकते, तो क्या हम मेहनत करेंगे? क्या हम सीखने का प्रयास करेंगे? क्या हम नई स्किल्स को सीखने के लिए मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि हमारी तो जन्मजात क्षमता है, इसको हम बदल नहीं सकते, है ना। ये गलत बात है। ऐसी धारणा रखने वाले बच्चे क्लास में बेहतर नहीं कर सकते। मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। ये बात सही है भाई, बिल्कुल। अरे मेहनत से ही तो आज, है ना, मेहनत से लोग आगे बढ़ते हैं। जो बालक ये सोच रखेगा कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरा जो सीखने, तो मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊँगा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, बदलाव आएगा मेरे अंदर, वो बच्चा बेहतर कर पाएगा, है ना। अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ किस्मत पर आधारित हो गए आप। जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। ऐसी सोच रखने वाला कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या सोच रखनी चाहिए? कि खुद के मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है, ठीक है, और अपने अंदर बदलाव लाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन आज का कहता है कि टीचर को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? महारत उन्मुख विद्यार्थी का मतलब मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप जो क्लास कर रहे हैं, आप सीडीपी इसलिए नहीं पढ़ें कि हमारे 30 में 30 आ जाएं, बल्कि सीडीपी इसलिए पढ़ें कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, आप इसमें गहरी समझ बनाना चाहते हैं, आप इसमें मास्टरी हासिल करना चाहते हैं कि मेरी सीडीपी पर पकड़ अच्छी हो जाए, नंबर भले 30 में 30 ना आए, लेकिन एक एक टॉपिक को बड़ा गहराई से आप समझ रहे हैं। ये होता है महारत उन्मुख विद्यार्थी कि आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाह रहे हैं। जब महारत हासिल करना चाह रहे हैं तो 30 में 30 आ जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ 30 में 30 लाने के लिए पढ़ोगे तो भले ना आए, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, गहरी समझ बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तब वो होता है महारत उन्मुख विद्यार्थी, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में आनंद मिले, खुशी मिले, ठीक है, ये क्या है? ये आपकी महारत उन्मुख विद्यार्थी है कि उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, आपको खुशी मिल रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, टॉपिक्स को समझने में चीज़ें मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे कैसे इसमें बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें आप सीख रहे हैं, आपको एक खुशी महसूस हो रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको। ये महारत उन्मुख हो गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसके जैसे उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना गलत है। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताओं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को बढ़ावा देना हो गया।
असफलता से बचने के लिए उनमें डर और तनाव कभी हम पैदा नहीं करेंगे बच्चे के अंदर। ऑप्शन इसमें सी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है प्रश्न कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। देखिए, अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में कौन सी चीज़ है जो मदद करेगी। ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। बात तो अच्छी लग रही है भाई कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थियों का जो निजी जीवन है, डेली लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन है, डेली जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे जोड़ करके अगर हम चीज़ों को समझाएं तो लगता है बेहतर सीखेंगे, है ना। ठीक है, अपने डेली लाइफ से उसको जोड़ पाएंगे चीज़ों को। केवल, जहाँ केवल आ जाए वहाँ तुरंत कान खड़े कर लेना, क्योंकि केवल वाला ऑप्शन गलत ही होगा। जहाँ तक अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो केवल वाला आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में नेगेटिव है, नहीं लगा है, तो फिर ये वाला राइट हो जाएगा। केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, नहीं नहीं नहीं, फिर तो बच्चा सिर्फ नंबर के पीछे ही भागेगा। बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल देना, बार बार बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है चीज़ों को, बच्चा बोर नहीं हो जाएगा। बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही समय पर, रट्टाफिकेशन को कभी हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जब हम जोड़ देंगे तो बच्चा अपने साथ जोड़ करके उस चीज़ को समझेगा और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम आज बच्चे को परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैथ्स में हमने बच्चों को पढ़ाया परसेंटेज, ठीक है, अगर हम सिर्फ परसेंटेज का ये कहें कि इसका ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है, बच्चा उस फॉर्मूला को याद कर लेगा, ये हो गया रट्टाफिकेशन। लेकिन वहीं पे उसको अगर हम ये कहें कि बच्चा, बेटा तुम्हारे घर में मान लीजिए पिताजी के पास जो फ़ोन है कितने का फ़ोन है, बच्चा कहेगा सर 20,000 का फ़ोन है। ठीक है, हम कहेंगे अच्छा वो जो 20,000 का फ़ोन है अगर वो तुम्हें 10% लेस करके दिया जाए तो कितने का पड़ेगा, या वही 20,000 के फ़ोन पर अगर हम 5% पैसा बढ़ा दें तो फ़ोन कितने का हो जाएगा। तो बच्चा बेहतर सीखेगा, उसको अपना फ़ोन से जुड़ गया ना, वो जो डेली यूज कर रहा है चीज़ को उससे जुड़ गया हो तो बेहतर समझ पाएगा इस तरीके से। ठीक है, निजी जीवन से चीज़ों को हम जोड़ देंगे। अगला प्रश्न कहता है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहन करके किया जाता है, प्रोत्साहित करके किया जाता है। सामाजिक रचनावादी कक्षा है भाई, देखिए मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, पहले भी हमने आपको समझाया है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल यानी जब आप खुद ये समझ पाते हैं कि आप कैसे सोच रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और कैसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, वो होता है अधिसंज्ञानात्मक कौशल। ये चीज़ हम बच्चे के अंदर प्रोत्साहित करेंगे। स्वनियमितता यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, अपना व्यवहार, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को खुद कंट्रोल करने की क्षमता। इसका मतलब है कि अपनी पढ़ाई या काम को बिना किसी बाहरी दबाव के खुद से सही तरीके से करना आपका सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। जब कोई बालक खुद जो है इस समय पर पढ़ाई करता है, बिना टाल मटोल के खुद को प्रोत्साहित करता है, तो ये सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग को हम जरूर बढ़ावा देंगे भाई। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब चीज़ों को गहराई से समझना, तर्क करना, सवाल पूछना, जो भी जानकारी है उसको सही या गलत की पहचान कर लेना, है ना, ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत बढ़ावा देंगे। किसी प्रॉब्लम को समझना, उसका सही समाधान निकालने की क्षमता बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे। अर्थहीन वेधन दोहराओ, इसको हम कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, तो सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना जो है इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करके किया जाता है। अधिसंज्ञानात्मक, स्वनियमितता, विवेचनात्मक, समस्या समाधान। पाँचवां हटा दो, बाकी सारे सही हैं। पाँचवां हटा दो, ये 1, 2, 3, 4 हमारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, विद्यार्थियों में संपत्तियों के वैकल्पिक संरचनाएं क्या है, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं या सजा द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन हैं या फिर शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देना चाहिए। समझिए, यहाँ पे कहता है कि विद्यार्थियों में संपत्तियों के वैकल्पिक संरचना है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब बालक किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर या चीज़ के बारे में नई जानकारी सीख रहा होता है तो उनके दिमाग में पहले से भी कुछ कॉन्सेप्ट बने होते हैं, कुछ धारणाएं होती हैं, चीज़ों के बारे में उसने पहले भी कुछ ना कुछ समझ बना रखी होती है। ये समझ कभी कभी पूरी तरह सही नहीं होती या उन पर गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। हमने जैसे यहाँ पे बात की वैकल्पिक
संप्रत्यय की, यानी कि विद्यार्थियों की गलत या जो अलग समझ है, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, अपने एटमॉस्फेयर के बेस पे या पहले सीखी हुई इन्फॉर्मेशन जो जानकारी उसके आधार पर बना ली होती है, तो ये समझ जो है वो मेन जो मुख्य ज्ञान है उससे अलग हो सकती है। जैसे बच्चे ने समझ अपने अंदर बना रखी है कि रोज सूरज पूरब में निकलता है, दिन भर चक्कर लगाता है, घूमता है और शाम को पश्चिम में जाकर के ये अस्त हो जाता है। ये बच्चे के अंदर गलत फहमी बनी हुई है। असल में क्या है कि पृथ्वी घूम रही है। तो ये बच्चे ने अपने अंदर पहले से एक समझ बना रखी है। अब यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए? यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए भाई? यहाँ पे टीचर विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। विद्यार्थियों में संप्रत्ययों की जो वैकल्पिक संरचनाएं हैं वो ये दिखाती हैं कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शा रही कि बच्चों ने ये सिद्धांत खुद बनाए हैं, है ना, कि जो है सूरज इधर से जाकर के इधर घूम करके और लास्ट में उधर सेट हो जाता है, सुबह फिर निकल आता है। जबकि उसके पीछे है क्या कारण कि पृथ्वी घूमती है। इसके बारे में टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चों की जो समझ है उसको सही करना चाहिए, उसको बच्चों को समझाना चाहिए कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, हमें उसकी गलतफहमी को दूर करना होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। तो अगला प्रश्न लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन तो गलत ही है इसकी। अच्छा, बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रयोग करके, एक्सप्लोर करके, अन्वेषण के माध्यम से। बिल्कुल जी, सुन करके भी सीखते हैं, बोल करके भी सीखते हैं, डिस्कशन करके सीखते हैं, चीज़ें बना करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं। सारे पॉइंट सही हैं, तो 1 2 3 4 सारे राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला अर्थपूर्ण शैक्षिक काम क्या होता है कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे? देखिए, कहता है कि बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते। एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वो होते हैं जो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते। अगर कोई काम बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, बच्चा सवाल को लगाने में थोड़ी भी मेहनत नहीं करेगा, फटाक से सवाल लगा देगा, तो क्या सवाल लगाने का मन करेगा? नहीं करेगा। बोरियत फील होने लग जाएगी। अरे यार, ये तो सवाल मैं लगा दूंगा, हटाओ इधर, ये मैंने लगाऊंगा, है ना, ये तो ऐसे लग जाएगा। उसको वो उस पर मेहनत नहीं करेगा, बच्चा बोर हो जाएगा। मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जो काम जिसमें मॉडरेटली चैलेंजिंग हो, मीडियम चैलेंज हो, ना बहुत ज़्यादा चैलेंज हो उसमें, ना बहुत कम हो, बच्चा थोड़ा एफर्ट करे, सवाल लग जाए, उससे थोड़ी मेहनत करे, सवाल लग जाए। ठीक है, ऐसे काम में मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा तब भी बच्चा परेशान हो जाएगा, छोड़ देगा उसको। उबाऊ काम होगा तो करेगा ही नहीं करेगा। कैसा काम होना चाहिए? जिसमें जो चुनौती हो थोड़ी हो, ज़्यादा ना हो, ना कम हो, मीडियम होनी चाहिए। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। अधिगम को अगर अर्थपूर्ण बनाना है तो उसको किससे जोड़ना चाहिए भाई? तनाव से जोड़ दोगे, डर और सजा से जोड़ दोगे, आनंद और संतुष्टि से, या फिर उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा से। देखिए, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे हम। बच्चों के अंदर तनाव नहीं आना चाहिए, डर और सजा कभी नहीं। सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। आज का लास्ट प्रश्न लीजिए। क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। 2 दिन क्लास नहीं आ पाई उसके लिए सॉरी। आज से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी। कहता है कि एक टीचर बहुत से प्रोजेक्ट काम देती है, बहुत से परियोजना कार्य देती है, बच्चों को सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि सब लोग मिल करके बैठ करके काम करो। ठीक है, सही है, क्योंकि भाई ग्रुप में काम करने से बच्चों को जो एक ग्रुप वर्क है, जो टीम वर्क है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है और उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी डेवलप होती है। अच्छी बात है। बच्चे अपने सहकक्षियों से, जो उनके पीयर्स हैं, जो उनके क्लास के साथी हैं, उनके साथ चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। बात सही है भाई, क्योंकि जब बालक अपने सहपाठियों के साथ डिस्कशन करता है तो उसके अंदर नए विचार आते हैं, नए विचारों को सीखता है, समझ बढ़ाता है, अपने ज्ञान को गहरा करता है। ठीक है, दोनों पॉइंट सही हैं। क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है? तो कर तो रहा है, क्योंकि बच्चे इसलिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं क्योंकि चर्चा से उन्हें सीखने में मदद मिलती है। दोनों पॉइंट सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल से आपको डेली 6 PM क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।